हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनका नाम है राज्य, इससे जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राज्यपाल की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 159 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की? निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योति बसु। तो ज्योति बसु आपका भारतीय राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही। यह आपका पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की। अगला प्रश्न है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है और केंद्र में मुख्य आपका कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू आपका स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। किस राज्य की राज्यपाल थी? तो यह आपका उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक को राज्यपाल के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रखेंगे इसका कौन सा अनुच्छेद है? इसका अनुच्छेद है 207। अगला प्रश्न है, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री आपके राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था वह है। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था वह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को असम के समीपवर्ती हिस्से से अलग कर वर्ष 1948 में बनाया गया था। इसे विशेष प्रशासन के तहत रखा गया था। वर्ष 1986 के अधिनियम द्वारा इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद
166। तो आपका अनुच्छेद 167 के तहत भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित आपका अनुच्छेद 167 में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपका अब तक महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है? निम्नलिखित में से कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरुण गोगोई। तो आपका कांग्रेस नेता तरुण गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार बागडोर संभाला। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता आपका किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। तो भारतीय संविधान के 36वें संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भारत संघ में एक राज्य के रूप में प्रवेश किया गया। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169। तो अनुच्छेद 169 के तहत आपका विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो उड़ीसा का नाम आपका हाल ही में परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? इसका नाम आपका ओडिशा रख दिया गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम है। वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को आपका वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। तो राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। तो राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। तो राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह के लिए लागू रह सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल। तो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितनी आरक्षण की बात कही गई है। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 33%। तो आपका राज्य विधानसभा एवं लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में 33% आरक्षण की बात कही गई है, परंतु यह बिल अभी संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का गठन आपका भाषाई आधार पर किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। तो कर्नाटक वह पहला राज्य है जिसने परिसीमन के अधीन वर्ष 2008 में मतदान कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956। तो 1956 में आपका भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अगला प्रश्न है दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 70। तो दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आपका विधानसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपका 403 सीटें हैं। अगला प्रश्न है कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपका स्थानीय सरकार का मामला होता है, स्वच्छता भी होता है, लोकोपयोगी सेवाएं भी होता है, कानून और व्यवस्था नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एच.एम. फाइनर। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। तो एच.एम. फाइनर ने इसे विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। तो इस तरह हमने राज्य से जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज कंप्लीट किया है। राज्य से अगर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न बनता है तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।